So land and housing. In this, land means soil. We will discuss about soil first. Soil क्या होता है? It is a thin layer of organic and inorganic materials that covers Earth's rocky surface. तो एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक लेयर से सॉइल बनी होती है, और दूसरी सॉइल इज ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ब्रोकन रॉक दैट हैव बीन अल्टर्ड बाय केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेसेस दैट इंक्लूड वेदरिंग एंड इरोजन. तो कुछ जो रॉक्स होते हैं उनके ब्रोकन पार्टिकल से भी सॉइल बनी होती है, जो पार्टिकल्स केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से वेदरिंग और इरोजन होकर अल्टर हो जाते हैं. ऐसे रॉक्स से सॉइल बनी होती है, और ये से जो रॉकी सरफेस होता है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल से कवर्ड होता है, और ये दोनों मिलकर सॉइल को कंपोज करते हैं. सो सॉइल पोल्यूशन आगे हम देखेंगे. सॉइल पोल्यूशन क्या होता है कि इट इज़ अ कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल विथ सॉलिड वेस्ट, एसिड रेन, एक्सेस ऑफ फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड कॉल्ड एज सॉइल पोल्यूशन. तो इन सब चीज़ों से जो कंटेमिनेशन होता है सॉइल का, दैट कंटेमिनेशन इज़ कॉल्ड सॉइल पोल्यूशन. तो इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं? तो सीपेज फ्रॉम लैंडफिल्स से जो वेस्ट सीपेज होकर आती है वो डिस्चार्ज फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द सॉइल, परकोलेशन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर इनटू सॉइल, अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स के रप्चर की वजह से सॉइल पोल्यूट हो सकती है, एक्सेस पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फर्टिलाइजर्स के यूज़ की वजह से भी सॉइल पोल्यूट होती है, सॉलिड वेस्ट, सीपेज, डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन, एक्सेस यूज एंड डिस्पोजेबल ऑफ प्लास्टिक एंड पॉलीथीन वेस्ट. तो ये कुछ कॉजेस है जो याद रखना ज़रूरी है. इंडस्ट्रियल, कंटेमिनेटेड वाटर, अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र्स, सॉलिड वेस्ट, डिफॉरेस्टेशन, ये चीज़ें कुछ है कि जो सॉइल को पोल्यूट करती है. इसके सोर्सेज क्या क्या है? सोर्सेज ऑफ सॉइल पोल्यूशंस आर एसिड रेन. Acid rain is caused by air pollution. The acidic water falls on the soil and pollutes it by making soil acidic. उसके बाद सॉलिड वेस्ट जो कि आती है होम्स, कैटल शेड्स, एग्रीकल्चर फील्ड्स एंड इंडस्ट्रीज. सो इन सब से आने वाली जो सॉलिड वेस्ट होती है वो भी सॉइल को पोल्यूट करती है. तो सॉलिड वेस्ट में क्या इंक्लूड होता है? काऊ डंग, नाइट सॉइल दैट इज़ ह्यूमन एक्सक्रीटा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पिल्स, ऐश, वाटर पेपर, वेस्ट पेपर, मेटल ऑब्जेक्ट्स. तो ये सब सॉलिड वेस्ट में इंक्लूड होता है. उसके बाद है फर्टिलाइज़र्स जो कि सॉइल को पोल्यूट करते हैं. तो फर्टिलाइज़र का जो एक्सेस यूज़ है टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड मेक्स द सॉइल आइदर एसिडिक और अल्कलाइन एंड पोल्यूट्स इट. तो जो आजकल जो बढ़ने वाला क्रॉप यील्ड्स को बढ़ाने के लिए ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया जाता है, उससे भी सॉइल जो है वो पोल्यूट हो जाती है. हाई लेवल पर ये पोल्यूशन होता है. इसके कुछ एग्जांपल्स, अमोनियम सल्फेट एज अ फर्टिलाइज़र्स अगर यूज़ करते हैं तो वो सॉइल की एसिडिटी बढ़ा देता है, तो सॉइल को वो हाईली एसिडिक कर देता है. सोडियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र सॉइल को अल्कलाइन बनाते हैं. उसके बाद इंसेक्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स, दे आर पॉइजनस केमिकल्स विच आर यूज टू स्प्रे स्टैंडिंग क्रॉप्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम हार्मफुल इंसेक्ट्स एंड हर्ब्स. तो ये जो हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं ये भी सॉइल की यील्ड को कम करते हैं. द मोस्ट कॉमन केमिकल इन्वॉल्व इन causing soil pollution are hydrocarbons, petroleum hydrocarbons, heavy metals, pesticides and solvents. तो ये कुछ केमिकल्स हैं जो सॉइल को ज़्यादातर पोल्यूट करते हैं. सॉइल पोल्यूशन के टाइप कौन कौन से होते हैं? तो एग्रीकल्चरल सॉइल पोल्यूशन, तो इसमें सरफेस सॉइल और अंडरग्राउंड सॉइल पोल्यूशन, इस तरह के दो कैटेगराइजेशन होते हैं. उसके बाद सॉइल पोल्यूशन बाय इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स एंड सॉलिड वेस्ट. तो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट और सॉलिड वेस्ट से जो सॉइल पोल्यूशन होता है वो इंडस्ट्रियल सॉइल पोल्यूशन. ये भी पोल्यूशन ऑफ सरफेस सॉइल एंड डिस्टर्बेंसेस इन सॉइल प्रोफाइल, ये इससे होता है. पोल्यूशन ड्यू टू अर्बन एक्टिविटीज़, उससे भी पोल्यूशन ऑफ सरफेस सॉइल एंड पोल्यूशन ऑफ अंडरग्राउंड सॉइल, ऐसे दो तरह से होता है. उसके बाद सॉइल
के पोल्यूशन से जो उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं वो हम देखेंगे। द solid waste likes garbage becomes a breeding ground for mosquitoes which spread diseases like malaria and dengue। तो ये एक उसका एक एडवर्स इफ़ेक्ट होता है कि जो इंसेक्ट्स है मस्कीटोज़ को वो ब्रीडिंग साइट बन जाता है। एसिड रेन रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल लीडिंग टू रिडक्शन ऑफ क्रॉप यील्ड। Then fertilizers, excess use of fertilizers reduce the fertility of the soil and crop yield by making the soil either acidic or alkaline. And the insecticides and herbicides which are used for killing the insects in agriculture is very dangerous. It enters our food chain and damage our health. So पंजाब में कुछ ऐसे रीजन्स है जहाँ पर कैंसर का परसेंटेज बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो उस एरियाज़ में ये पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स के ज़्यादा यूज़ करने की वजह से ये पॉइजन्स फूड चेन में एंटर करके ज़्यादातर पब्लिक की हेल्थ को डैमेज करता है, जिसका रिज़ल्ट वहाँ पर पर्टिकुलरली कैंसर में देखने को मिलता है। इम्पैक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन रन्स ऑफ इनटू रिवर्स एंड किल्स द फिश प्लांट्स एंड अदर एक्वेटिक लाइफ। तो फूड चेन से ये एंटर होकर पूरी एनिमल साइकिल में एंटर करता है और फिश प्लांट्स और अदर एक्वेटिक लाइफ को भी ये डैमेज करता है। क्रॉप्स एंड फॉडर ग्रोन ऑन पोल्यूटेड सॉइल में पास द पोल्यूटेंट्स ऑन टू द कंज्यूमर्स। पोल्यूटेड सॉइल में नो लॉन्गर ग्रो क्रॉप्स एंड फॉडर। तो जो सॉइल एक बार ख़राब हो जाती है पोल्यूशन की वजह से, वहाँ पर कोई यील्ड नहीं हो सकती, क्रॉप्स कोई वहाँ पर यील्ड नहीं कर सकता। उसके साथ ही सॉइल स्ट्रक्चर इज़ डैमेज, क्ले आयोनिक स्ट्रक्चर इज़ इम्पेयर्ड। जो सॉइल का बेसिक स्ट्रक्चर होता है रॉक, उसके बाद सॉइल, ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा डैमेज हो जाता है, उस पर कंस्ट्रक्शन करना भी मुश्किल हो जाता है। कोरोजन ऑफ फाउंडेशन एंड पाइपलाइंस, अगर सॉइल के अंडरग्राउंड कुछ फाउंडेशंस या पाइपलाइंस है तो उनका भी कोरोजन ये जो सॉइल पोल्यूशन करने वाले सोर्सेस हैं उनकी वजह से हो सकता है। इट में रिलीज वेपर्स एंड हाइड्रोकार्बन्स इनटू द बिल्डिंग्स एंड सेलार्स। इट में क्रिएट टॉक्सिक डस्ट एंड पॉइजन्स में अफेक्ट द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द कंटामिनेटेड एरिया। तो ये कुछ इसके इम्पैक्ट्स है सॉइल पोल्यूशन के, कि जो बच्चे पोल्यूटेड सॉइल में खेलते हैं उनके हेल्थ पर भी इसका इम्पैक्ट हो सकता है। अब हमने सॉइल पोल्यूशन देख लिया, उसके सोर्सेस और इम्पैक्ट्स देख लिए, उसके मेथड्स क्या है कंट्रोल करने के वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट इज़ रिड्यूसिंग। टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करना ये एक उसका एक बेटर सोल्यूशन है, एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ अवॉइड करें। रिसाइकलिंग पेपर, प्लास्टिक्स एंड अदर मटेरियल्स रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ रिफ्यूज इन लैंडफिल्स, अनदर कॉमन कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। जो नॉन डिग्रेडेबल आइटम्स है जिस तरह से प्लास्टिक्स है और प्लास्टिक के मटेरियल्स है, वो जो लैंडफिल्स होते हैं वहाँ पे रिफ्यूज़ का वॉल्यूम बढ़ाने का काम करते हैं। तो उनकी अगर रिसाइकलिंग हो जाए तो वहाँ पर अननेसेसरी सॉइल पोल्यूशन भी नहीं होगा और लैंडफिल्स का वॉल्यूम भी नहीं बढ़ेगा। रीयूजिंग ऑफ मटेरियल्स इज़ आल्सो अ गुड सॉल्यूशन। Reforestation, planting trees helps prevent soil erosion and pollution, and reducing weed growth helps to reduce soil pollution. So by covering the soil with numerous layers of wet newspapers or plastic sheets for several weeks before cultivation, this prevents light from reaching the weeds, which kills them. डेजिग्नेटेड पिट्स, डंपिंग ऑफ सॉइल वेस्ट। सो सॉइल वेस्ट को डंप करने के लिए एक अलग से पिट्स बनाने चाहिए जिससे वो वहाँ पे अलग से डंप किए जा सके। वेस्ट शुड बी ट्रीटेड केमिकली एंड बायोलॉजिकली टू मेक देम टॉक्सिक एंड लेस टॉक्सिक एंड हजार्डस। तो उसको रिसाइकल करने के लिए या फिर रीयूज़ करने के लिए वेस्ट को केमिकली और बायोलॉजिकली ट्रीट करके उसे लेस टॉक्सिक या लेस हजार्डस बनाया जा सकता है। नाउ prevention of soil pollution, tougher legislations to stop illegal dumping। तो इलीगल जो सॉइल वेस्ट की डंपिंग की जाती है, जो
प्रोडक्टिव लैंड होती है वहाँ पर भी डंप किया जाता है कई बार वेस्ट को, तो उस पर लीगल एक्शंस होनी चाहिए। 5 years ऑफ जेल एंड फाइन फॉर सॉइल पोल्यूशन इन टेक्सास। सो इंडिया में भी ऐसा कुछ होना चाहिए। एफर्ट्स टू बाय ऑर्गेनिक फूड्स, अगर ऑर्गेनिक फूड्स बाय करने के लिए इनकरेज किया जाए तो इनऑर्गेनिक जो फार्मिंग लोग करते हैं उसका यूज़ वो कम कर देंगे। कैटल ग्रेजिंग इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू अवॉइड और प्रिवेंट दिस सॉइल पोल्यूशन। सो दिस इज़ अबाउट सॉइल। यू कैन सी दी हेडिंग्स। इंट्रोडक्शन, सॉइल की डेफिनेशन, सॉइल कैसे बनी हुई होती है, सॉइल पोल्यूशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन, उसके बाद कॉजेज़ ऑफ सॉइल पोल्यूशन कैटेगरी वाइज, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, हाउस होल्ड सॉलिड वेस्ट या नाइट सॉइल की वजह से होने वाला, एसिड रेन की वजह से होने वाला सॉइल पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट क्या होता है, उसके बाद फर्टिलाइज़र्स की यूज़ से होने वाला सॉइल पोल्यूशन, टाइप ऑफ सॉइल पोल्यूशन, उसके बाद उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट के बाद इम्पैक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशंस, देन मेथड्स टू कंट्रोल सॉइल पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन ऑफ सॉइल पोल्यूशन। तो ये सारे टॉपिक्स इस हेडर के अंडर आते हैं जो आपको याद होना ज़रूरी है। Then we will move towards housing. Housing is what? Housing is not only includes the physical structure which provides shelter but also the immediate surrounding and related community services. तो सिर्फ शेल्टर का होना हाउसिंग में सफिशिएंट नहीं होता, उसी के साथ जो इमीडिएट सराउंडिंग है और कम्युनिटी है और उसकी सर्विसेज है वो इजीली रीचेबल होना, ये भी हाउसिंग का एक पार्ट होता है। सो व्हाट शुड बी द गोल्स ऑफ हाउसिंग? So goals of housing should be, first it provides shelter, that is sanitary shelter. Second है it for family life, adequate space for family life and activities. और housing, that is shelter, provides space for family life and activities like food storage, preparation and sleeping, meeting, etc. Then housing provides access to community facilities, or it should provide access to community facilities, accessibility to school, shopping areas, hospital, etc. Family participation in community life, economic stability. Housing is a form of personal saving. तो हाउसिंग के ये कुछ गोल है। शेल्टर प्रोवाइड करता है, फैमिली लाइफ के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है, कम्युनिटी फैसिलिटीज़ के लिए एक्सेस प्रोवाइड करना, दैट इज़ ए स्कूल, शॉपिंग एरिया, हॉस्पिटल, इनके लिए एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। फैमिली पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी, कम्युनिटी में हम जब रहते हैं तब कम्युनिटी लाइफ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, like it is a form of personal saving also. So housing standards क्या होने चाहिए, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। हाउसिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया रिकमेंडेड बाय EHC 1947। उसके अकॉर्डिंग जो हाउसिंग की साइट है वो कैसी होनी चाहिए? द कंस्ट्रक्शन इज़ डन ऑन एलिवेटेड एरिया टू अवॉइड फ्लड्स ड्यूरिंग रेन्स। तो हाउस हमेशा एलिवेटेड एरिया में कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए। जिस एरिया में हाउस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उस एरिया की सॉइल जो है इट शुड बी ड्राई एंड सेफ। अगर मॉइस्ट सॉइल होती है तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ठीक से हो नहीं पाता, ये बाद में प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जो पोल्यूटेड सॉइल्स होती है वो जनरली मॉइस्ट होती है, तो ऐसी जगह पर कंस्ट्रक्शन करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए नॉन पोल्यूटेड सॉइल होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए और सेफ़ होनी चाहिए। इट शुड बी अवे फ्रॉम ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ मस्कीटोज़। तो आसपास की जो प्लेसेस है वो ब्रीडिंग प्लेसेस ना होनी चाहिए। जैसे आसपास अगर पोल्यूटेड सॉइल है तो इट ऑल्सो कैन बिकम अ सोर्स फॉर एज अ और सोर्स ऑफ ब्रीडिंग प्लेस फॉर मस्कीटोज़। इट शुड बी अवे फ्रॉम न्यूसेंस सच एज डस्ट, स्मोक, स्मेल, एक्सेसिव नॉइस, ट्रैफिक। तो ये भी उसका एक क्राइटेरिया है। साइट ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद सेट बैक का मतलब होता है कि ओपन स्पेस अराउंड दी हाउस।
तो ओपन स्पेस जो है, ओपन स्पेस ऑल अराउंड द हाउस इज़ अ सेट बैक एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन टू लाइट एंड वेंटिलेशन। तो इस तरह की जगह होनी चाहिए आसपास, फ्री स्पेस, कि जो ऑब्स्ट्रक्ट ना करे लाइट एंड वेंटिलेशन को। इट प्रोवाइड्स प्रॉपर लाइट एंड वेंटिलेशन। जो सेट बैक का जो मेन पर्पस होता है, लाइट और वेंटिलेशन प्रोवाइड करना। तो इसके लिए जो क्राइटेरिया होता है, रूरल एरिया में अगर आप घर बना रहे हैं तो जो टोटल एरिया है लैंड का, उसमें हम कंस्ट्रक्शन जो है रूरल एरिया में 1/3 से ज़्यादा एरिया पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। और अर्बन अगर एरिया है तो उसमें हम 2/3 से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट एक्सीड 2/3। तो बिल्टअप एरिया है हमारा जिस पर कंस्ट्रक्शन होने वाला है, तो वो 2/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये एक स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं गवर्नमेंट के, जिनको कंस्ट्रक्शन करते वक्त फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद फ्लोर जो होती है, फ्लोर शुड बी पक्का एंड सेफ। इट शुड बी इम्परमिएबल, इजी टू वॉश, क्लीन एंड ड्राई। इट शुड बी स्मूथ एंड फ्री फ्रॉम क्रैक्स, क्योंकि क्रैक्स जो होते हैं, अगर क्रैक्स होते हैं तो दे एक्ट एज अ ब्रीडिंग प्लेसेस फॉर इंसेक्ट्स एंड प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ डस्ट। और फ्लोर जो है वो भी डैम्प प्रूफ होनी चाहिए, गीलापन उसमें नहीं आना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, फ्लोर जो है उसकी हाइट जो है प्लिंथ लेवल जिसे कहते हैं, ग्राउंड से हाइट, फ्लोर की हाइट 2 to 3 फीट ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि जो रेन वाटर है वो सीधा घर में ना आए, इसीलिए ये हाइट पर रखना ज़रूरी होता है। तो साइड सेटबैक और फ्लोर के बाद वॉल्स घर की कैसी होनी चाहिए? दे शुड बी स्ट्रॉन्ग, लो हीट कैपेसिटी, दैट इज़ शुड नॉट एब्जॉर्ब एंड कंडक्ट द हीट। तो इस तरह से ये बनी हुई होनी चाहिए ऐसे मटेरियल से कि वो हीट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब ना करे और कंडक्ट ना करे। वेदर रेजिस्टेंस होनी चाहिए, अनसूटेबल फॉर रैट्स एंड वर्मिन हर्बरेज एंड स्मूथ एंड डैमेज प्रूफ। तो वॉल्स का कुछ क्राइटेरिया है वो इस तरह से होनी चाहिए। हीट कैपेसिटी लो होनी चाहिए उसकी, वेदर रेजिस्टेंस, और रैट्स वर्मिन्स के लिए वो ब्रीडिंग प्लेस या हर्बरेज ना बने इस तरह से, वरना अगर खोखली दीवारें होती है तो रैट्स और वर्मिन्स वहाँ पर अपना घर बना लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इनफ उनको होना ज़रूरी है। स्मूथ और डैमेज प्रूफ भी होना ज़रूरी है वॉल्स को। उसके बाद रूफ़ जो है, रूफ़ की हाइट जो है, इट शुड नॉट बी लेस देन 10 फीट टू फील कंफर्ट। तो 10 फीट से कम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जो रूफ़ की हाइट है, 10 फीट से ज़्यादा ही होनी चाहिए टू फील कंफर्ट। रूम्स के लिए जो क्राइटेरिया है, लिविंग रूम जो है डिपेंड्स ऑन फैमिली साइज़, इट शुड नॉट बी लेस देन 2। जो रूम्स कितने होने चाहिए? मिनिमम 2 रूम होने ही चाहिए। और एक रूम जो है 2 पर्सन्स के लिए, 2 रूम अगर है तो 3 लोग वहाँ रह सकते हैं, 3 रूम्स अगर है तो 5 लोग आराम से रह सकते हैं, 4 रूम्स में 7 लोग रह सकते हैं, 5 और मोर रूम्स का अगर घर है तो उसमें 10 लोग आराम से रह सकते हैं। सो जो क्राइटेरिया है, 1 रूम 2 पर्सन्स के लिए 1 रूम, इस तरह का क्राइटेरिया है मिनिमम। फ्लोर एरिया और लिविंग रूम, इसका भी एक क्राइटेरिया है कि फ्लोर एरिया के अकॉर्डिंग लिविंग रूम होनी चाहिए, एटलीस्ट 100 स्क्वायर फीट फॉर 1 पर्सन। अगर फ्लोर एरिया जो है 100 स्क्वायर फीट होना चाहिए एक पर्सन के लिए, 10x10 का एरिया 1 पर्सन के लिए कंसिडर किया जाता है। और एक पर्सन से ज़्यादा अगर है तो नेक्स्ट जो पर्सन है उसके लिए 120 स्क्वायर फीट फॉर मोर देन 1 पर्सन। 50 स्क्वायर फीट एरिया शुड बी इंक्रीज्ड पर सिंगल पर्सन। तो एक एक पर्सन भी अगर बढ़ता है तो 50 स्क्वायर फीट एरिया उसके अकॉर्डिंग बढ़ाना चाहिए। जैसे फ्लोर एरिया इन स्क्वायर फीट्स, 2 लोगों के लिए 100, 90 to 100, जैसे 1.5 मतलब एक एडल्ट और एक बेबी अगर है, बच्चा है, तो उसके लिए 90 to 100, 70 to 90, 1 पर्सन के लिए 70 to 90, 50 to 70 अगर हाफ मतलब कोई बेबी बच्चा बढ़ता है तो उसके लिए 50 to 70 बढ़ाना चाहिए। तो कोई भी पर्सन हो, चाहे बच्चा हो या एडल्ट हो, 50 स्क्वायर फीट से ज़्यादा कम एरिया नहीं होना चाहिए अगर
पर पर्सन बढ़ता है तो बेबी दैट इज़ लेस देन 12 मंथ्स आर नॉट काउंटेड एंड चिल्ड्रन बिटवीन 1 to 10 years काउंटेड एज हाफ। सो ये जो क्राइटेरिया है ये भी हाउसिंग में याद रखना ज़रूरी होता है। क्यूबिक स्पेस, हमने स्क्वायर फीट देखा, फ्लोर एरिया देखा। क्यूबिक स्पेस के अकॉर्डिंग एयर स्पेस एटलीस्ट 500 to 1000 क्यूबिक फीट पर कैपिटा, तो इतनी एयर स्पेस होनी चाहिए 1000 क्यूबिक फीट। विंडोज़ जो है 2 विंडोज़ फॉर एवरी लिविंग रूम ओपनिंग टू ओपन एरिया, placed at the height of 3 feet above the ground, windows area 1/5 of the floor area, door and window combined 2/5 of the floor area। तो विंडोज़ के लिए जो क्राइटेरिया है, लिविंग रूम के लिए 2 विंडोज़ मिनिमम होनी चाहिए और वो ओपन एरिया में ओपन होनी चाहिए। प्लेस्ड एट द हाइट ऑफ 3 feet अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 3 feet ऊपर, और विंडो का जो एरिया है फ्लोर के एरिया से 1/5 वो कवर करना चाहिए। 100 स्क्वायर फीट का अगर एरिया है फ्लोर का, तो विंडो का एरिया एटलीस्ट 20 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। डोर एंड विंडो कंबाइंड 2/5 ऑफ फ्लोर एरिया, डोर और विंडो मिला के, दोनों मिला के 2/5 मतलब 40 स्क्वायर फीट टोटल एरिया वो उनका होना चाहिए। लाइटिंग जो है प्रॉपर लाइटिंग, डे फैक्टर मोर देन 1% ओवर द हाफ ऑफ द फ्लोर एरिया, इस तरह से लाइटिंग का होना चाहिए। किचन जो है सेपरेट किचन होना चाहिए, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डस्ट एंड स्मोक, एडिक्वेट लाइट उसमें होना चाहिए। रूम फॉर अलग से स्टोरिंग रूम होना चाहिए फॉर स्टोरिंग फूड, प्रॉपर वाटर सप्लाई होना चाहिए किचन में, सिंक होना चाहिए वॉशिंग के लिए ड्रेनेज के साथ। फ्लोर शुड बी इम्परवियस, इम्परवियस मतलब जो परमिएबल ना हो, इम्परमिएबल होनी चाहिए, वरना वाटर जो है वो अंदर परकोलेट होगा, तो इस तरह से इम्परवियस फ्लोर होनी चाहिए। गार्बेज एंड रिफ्यूज़ रिमूव्ड एंड डिस्पोज्ड एवरी डे, तो गार्बेज एंड रिफ्यूज़ जो है वो उसके लिए एक ऐसी प्रोविज़न होनी चाहिए जो डेली रिमूव हो सके। बाथिंग एंड वॉशिंग प्रॉपर एंड कवर्ड एरिया फॉर प्रॉपर एब्ल्यूशन, एंड वाटर सप्लाई सेफ एंड एडिक्वेट वाटर सप्लाई ऑल द टाइम, तो इसका होना हाउसिंग के लिए ज़रूरी है। तो ये सारे प्रोविज़न जब तक नहीं होते तब तक वो साइट डेजिग्नेट नहीं होनी चाहिए हाउसिंग के लिए। लिविट्रीज विथ प्रॉपर वाटर ड्रेनेज सिस्टम, लिविट्रीज होनी चाहिए। तो इन क्राइटेरियाज़ को कंसिडर करके हाउसिंग जो है वो प्रॉपरली होनी चाहिए। उसके बाद रूरल एरियाज़ में हाउसिंग स्टैंडर्ड थोड़े डिफ़र करते हैं, तो वो कैसे होने चाहिए। स्टैंडर्ड में भी लोअर दैन अर्बन हाउसिंग स्टैंडर्ड्स, तो उस अर्बन एरियाज से ये थोड़े लोअर होते हैं। मिनिमम एंड रिक्वायर्ड आर एज फॉलोज, एटलीस्ट 2 लिविंग रूम्स, तो रूरल एरियाज़ में 2 लिविंग रूम होनी चाहिए। बिल्टअप एरिया 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूरल एरियाज़ में सफिशेंट स्पेस अवेलेबल होती है। बालकनी और गैलरीज वहाँ पे प्रोवाइडेड होनी चाहिए। सेपरेट किचन विथ सिंक, विंडो एरिया 10% ऑफ फ्लोर एरिया होना चाहिए। कैटल शेड शुड बी एटलीस्ट 25 फीट अवे फ्रॉम ह्यूमन ड्वेलिंग्स, तो इतनी दूर कैटल फील्ड्स वहाँ पे होनी चाहिए। कैटल शेड, सैनिटरी वेल और ट्यूब वेल विद इन 250 मीटर्स, तो घर से 250 मीटर्स के एरिया में सैनिटरी वेल का होना भी ज़रूरी है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज़ गार्बेज एंड वेस्ट, इसके लिए एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना ज़रूरी है रूरल एरिया में, तो ये उसके लिए जो स्टैंडर्ड है वो रखे गए हैं। पुअर हाउसिंग हेल्थ इफ़ेक्ट्स, अगर हाउसिंग के स्टैंडर्ड अगर ओबे नहीं किए गए तो उससे क्या हो सकता है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, अगर ओवर क्राउडिंग है, जैसे जो स्लम्स होते हैं वहाँ पे हाउसिंग के स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किए जाते, तो वहाँ पे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस लाइक कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा, डिफ्थीरिया, ब्रोंकाइटिस, वूपिंग कफ, तो इनके होने के चांसेस और कंटेमिनेशन और इन्फेक्शन के चांसेस वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। स्किन इन्फेक्शंस लाइक स्केबीज, रिंगवॉर्म, इम्पेटिगो, लेप्रेसी, तो ये भी ओवर क्राउडिंग में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रैट इन्फेस्टेशंस, अगर घर
अच्छे पक्के नहीं बने होते हैं तो रैट इन्फेस्टेशन से प्लेग जैसी बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। आर्थ्रोपोड्स लाइक हाउस फ्लाइज, मस्किटोज, फ्लीज एंड बग्स, आर्थ्रोपोड बॉर्न डिसीजेस होने के चांसेस होते हैं कि अगर प्रॉपर हाउसिंग को मेंटेन नहीं किया जाए तो। एक्सीडेंट एंड साइको सोशल इफ़ेक्ट्स, तो अगर ओवर क्राउडिंग जहाँ पर होती है वहाँ पर ऐसे स्टडीज़ भी कुछ देखने को मिले हैं कि वहाँ पर साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस उनमें पाया जाता है, या फिर बच्चे जो होते हैं वो सोशली और साइकोलॉजिकली थोड़े से अफेक्टेड पाए जाते हैं। आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से सूटेबल लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया सुश्रुत में दिया है कि श्व अभ्र शर्करा अश्म विषम वल्मीक श्मशान आघात न देवता आयन सीकता भीर अनुपहताम अनुराशा अनुशाराम अभुंगुराम अदुरोदकाम स्निग्धम परोहवर्ती। मतलब लैंड कैसी होनी चाहिए कि विच इज़ नॉट इवन, फ्री फ्रॉम डिचेस, तो अनइवन नहीं होनी चाहिए, फ्री गड्ढे नहीं होने चाहिए, ग्रेवल स्टोन्स सैंड नहीं होनी चाहिए, नॉट अटैच विद ग्रेवयार्ड्स, शमशान से दूर होनी चाहिए, टेम्पल से भी दूर होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम एंट हिल्स, जहाँ पे ये एंट्स होते हैं उनके हिल्स होते हैं वो नहीं होने चाहिए, लैंड विच इज़ नॉट अनफर्टाइल फ्रेजाइल एंड डिस्टेंट फ्रॉम वाटर सोर्स। तो जैसे रूरल एरियाज़ में हमने देखा कि वाटर सोर्स दूर नहीं होना चाहिए। लैंड विच इज़ स्मूथ सॉफ्ट फर्म ब्लैक एंड रेड इन कलर, तो ऐसी मिट्टी को हाउसिंग के लिए सिलेक्ट करना चाहिए। लैंड विच इज़ इन विच प्लांट ग्रो वेरी रैपिडली, तो ऐसी लैंड भी नहीं होनी चाहिए कि जहाँ पे ऐसी लैंड होनी चाहिए, लैंड जहाँ पर प्लांट जो है वो रैपिडली ग्रो करे, उसको उपजाऊ ज़मीन हम कह सकते हैं। अनसूटेबल लैंड कैसी होती है कि विशिएटेड ऑफ नेचुरल कलर टेस्ट मेल एंड ऑफ लैंड, तो उसका नेचुरल टेस्ट और कलर विशिएटेड होता है। एक्सेस मॉइस्चर उसमें होता है, जैसे पोल्यूटेड सॉइल अगर होती है तो वो एक्सेस मॉइस्चर उसमें पाया जाता है। एक्सेस प्रेजेंस ऑफ सर्पेंट्स, कैनाइंस, मस्कीटो, फ्लाइज, रैट्स, तो ये पोल्यूटेड सॉइल के लक्षण है कि जिसमें ये एक्सेस प्रेजेंस ऑफ दीज एनिमल्स इज़ फाउंड। एरिया कवर्ड विथ एक्सेस क्रीपर्स एंड प्लांट्स, तो बहुत ज़्यादा प्लांट्स और क्रीपर्स अगर वहाँ पे हैं तो वो एरिया भी रहने लायक नहीं होता। और अगर ऐसी पोल्यूटेड या विशिएटेड सॉइल है तो उसके प्यूरिफिकेशन के लिए कुछ मेजर्स दिए गए हैं। भूशुद्धि मार्जनात् दाहात् कालात् गोक्रमणात् तया सेकात् उल्लेखनात् आलेपात् ग्रहम मार्जन लेपनात्, तो ये कुछ प्यूरिफिकेशन मेजर्स एग्ज़ाम में ये भी पूछे जाते हैं। दहन कर्म, दैट इज़ पहला जो हमने देखा, भूमि शुद्धिम मार्जनम दाहम कालात्, तो उसमें फर्स्ट है बर्निंग, द बर्निंग ऑफ द मेडिसिनल प्लांट्स लाइक गुग्गुल, वचा, हरिद्रा, तो ऐसे प्लांट्स को बर्न करके उसके फ्यूम्स से वहाँ स्टरलाइज हम कर सकते हैं। काल, नॉट यूजिंग द विशिएटेड लैंड फॉर सम ईयर्स दैट लैंड्स गेट प्यूरिफाइड ऑन इट्स ओन, तो काल प्रकर्ष से लैंड अपने आप प्यूरिफाई होती है। गोक्रमण मतलब अलोइंग द कैटल्स टू ग्रेज, गोक्रमण मतलब गायों को चराने से वहाँ पर लैंड जो है वो शुद्ध होती है। डिफिकेटेड काउ डंग स्प्रेड्स ओवर द विशिएटेड लैंड में प्यूरिफाई बिकॉज ऑफ एंटीबैक्टीरियल एक्शन ऑफ डंग, तो काउ डंग के एंटीबैक्टीरियल एक्शन से लैंड जो है शुद्ध होती है। सेक, दैट इज स्प्रेइंग और स्प्रिंकलिंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स। उल्लेखन मतलब स्क्रैपिंग ऑफ अपर लेयर ऑफ विशिएटेड लैंड, जैसे खेती में जब हार्वेस्टिंग ये करनी होती है, खेती में पहले लैंड को स्क्रैप किया जाता है ऊपर के लेयर को, उसी तरह से विशिएटेड लैंड को स्क्रैपिंग करना चाहिए। लेयर ऑफ लैंड गेट्स एक्सपोज टू सनलाइट विच में गेट प्यूरिफाइड बाय यूवी रेज। देन मार्जिन जो फर्स्ट हमने देखा, बूमिंग और मॉपिंग, टेक आउट द कॉन्टेमिनेंट्स एंड इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट ओवर द अपर लेयर, तो मार्जिन में ऊपर की साफ सफाई। और लेपन, स्मीयरिंग द वॉल्स विथ काउ डंग और एनी अदर डिसइंफेक्टेंट मटेरियल टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पैथोजेंस, तो लेपन, मार्जन, ये सब मेजर्स करने के बाद भूमि की शुद्धि की जाती है और उसके बाद हम वहाँ पर हाउसिंग या घर बना सकते हैं। तो लैंड एंड हाउसिंग यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ। शॉर्ट क्वेश्चंस या 5 मार्क्स के लिए
क्वेश्चंस इस पे पूछे जा सकते हैं कि हाउसिंग स्टैंडर्ड क्या है, रूरल एरिया में हाउसिंग कैसी होनी चाहिए, अर्बन एरिया में क्या स्टैंडर्ड्स है, तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो इसे आप रिवाइज कीजिए एंड प्लीज़ गो थ्रू इट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।